गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल के ऑप्शनल पेपर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत हमने गत कक्षा में देखा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य क्या थे। सारांश रूप में बैंकों का राष्ट्रीयकरण निजी बैंकों से लेकर सामाजिक बैंकिंग की स्थापना करना था, जिसके विभिन्न उद्देश्य रहे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जुलाई 1969 में 14 बैंकों का, जिनके पास 50 करोड़ या इससे अधिक जमा राशियां थी, का राष्ट्रीयकरण किया गया। अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार कुल जमा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का भाग 91% हो गया। इस प्रकार सामाजिक बैंकिंग के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, चाहे वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वित्तीय समावेशन का हो या उद्देश्य वित्त गतिशीलता, बैंकिंग व्यवस्थाओं का विस्तार रहा हो, या फिर निर्धनता उन्मूलन या अन्य कार्यक्रम। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व बड़ी व मध्यम उद्यम इकाइयों में भाग भिन्न भिन्न रहा है। 1951 में समस्त उद्यम इकाइयों का भाग 34% था, तो 1968 में यह बढ़कर 68% हो गया। इस 68% में बड़ी व मध्यम इकाइयों का भाग 80% था, अर्थात छोटी इकाइयों को बहुत कम साख प्राप्त होती थी। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण से पूर्व छोटी इकाइयों की उपेक्षा हो रही थी। राष्ट्रीयकरण से पूर्व दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि बैंक साख का भारी केंद्रीकरण था। उद्योगों को मिलने वाली कुल वित्त के 70% भाग में 10% खाते में था, क्योंकि बड़े उद्यमियों को ऋण देने पर पैसा डूबने का डर नहीं था। तीसरी बात, बैंकों का पूंजीगत आधार कमज़ोर था, यानी प्रदत्त पूंजी कम थी। बड़े बड़े उद्योगों का ही बैंकों पर प्रभाव था। चौथा, साख उपलब्ध कराने में बैंकिंग क्षेत्र पक्षपात कर रहा था। 1969 से पहले बैंकों के 183 निदेशक 1100 निजी कंपनियों के भी निदेशक थे। स्पष्ट है कि वे संबंधित कंपनियों को ही ऋण उपलब्ध कराएंगे। पांचवा, कृषि को निम्न वरीयता प्रदान की गई थी। राष्ट्रीयकरण से पहले कृषि को बैंकों के द्वारा निम्न वरीयता प्रदान की गई थी, क्योंकि कृषि को लाभदायक क्षेत्र नहीं माना जाता रहा है। दूसरा कारण था बैंकिंग क्षेत्र पर निजी उद्यमों का अधिकार था, इसलिए केवल वे उन्हीं उद्योगों को पैसा उधार देते थे, वित्त उपलब्ध कराते थे, जिनको लाभ प्राप्त होता था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात कुछ परिवर्तन आया। ये परिवर्तन इस प्रकार थे। जून 1969 में बड़ी व मध्यम औद्योगिक इकाइयों का बैंक साख में भाग 74% था।
मार्च 1998 में यह 44% पर रह गया। प्राथमिक क्षेत्र का भाग 14% बैंक साख में था, जो कि 1998 में बढ़कर 33% हो गया। वहीं जून 1969 में प्राथमिक क्षेत्र में बैंक शाख में कृषि का भाग 5.2% था, जो 1998 में 11.5% हो गया। छोटी औद्योगिक इकाइयों का बैंक शाख में प्राप्त भाग 8.2% था, जो 1998 में 14.5% हो गया। प्रति व्यक्ति आय जून 1969 में 60 रुपये थी, मार्च 1998 में लगभग 3000 रुपये हो गई। इस प्रकार इस सारणी से ज्ञात होता है कि जहां 1969 में बड़े बड़े उद्यमियों एवं व्यापारियों का बैंक शाख में 74% स्थान था, वहां 1998 में वह कम होकर 44% हो गया। प्राथमिक क्षेत्र में यह भाग 14% से 33% की वृद्धि हो गई। लेकिन कुल बैंक शाख में प्राथमिक क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य 44% था। इसमें से भी कृषि के लिए 14% लक्ष्य था। नगद जमा कोष का लक्ष्य 60% ग्रामीण क्षेत्र में है। उन्नीस में इस लक्ष्य को एक बार प्राप्त कर भी लिया गया था। विभेदक ब्याज दर योजना DIRA स्कीम को शुरू किया गया। इस योजना के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साख की लागत को कम करने के लिए भिन्न भिन्न ब्याज दर पर भिन्न भिन्न तबके के लोगों के लिए अलग अलग ब्याज दर रखी। ये ब्याज दर 10% से 14% तक थी। भिन्न भिन्न तबकों के लिए अलग अलग ब्याज दर रखना विभेदात्मक ब्याज दर योजना कहलाया। सभी वर्गों के लिए वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। अर्थव्यवस्था में सीमांत गरीब वर्ग के सीमांत व्यक्ति को 4% की ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान भी था। इस प्रकार का साख कुल साख का 1% रखा गया। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण से पूर्व की स्थिति एवं राष्ट्रीयकरण के पश्चात स्थिति बैंक शाख के क्षेत्रीय वर्गीकरण के संदर्भ में स्पष्ट है। बैंक शाख के क्षेत्रीय वर्गीकरण में राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारी परिवर्तन आया। प्राथमिक क्षेत्र को महत्व प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत भी अलग अलग ब्याज दर की योजना काफ़ी प्रभावी साबित हुई है। गरीब तबके को बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लाभ पहुंचाने के लिए ब्याज दर की विभिन्नता के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व इन उद्देश्यों की उपेक्षा की गई थी, क्योंकि निजी बैंकिंग व्यवस्था निजी मुक्त उद्यम प्रणाली के आधार पर कार्य कर रही थी। निजी एवं मुक्त उद्यम प्रणाली केवल लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है। जिस प्रकार एक उद्यमी लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करता है, उसी प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकिंग क्षेत्र का निजी हाथों में होने के कारण बैंकों का उपयोग
वित्त साख उपलब्धि का उपयोग उन्हीं उद्यमियों, उन्हीं बड़े औद्योगिक घरानों को किया गया जिनकी साख मजबूत थी, जो उधार वापस करने में सक्षम थे। सामाजिक बैंकिंग के विपरीत निजी बैंकिंग ने धन के केंद्रीकरण पर जोर दिया। इससे बैंकिंग क्षेत्र कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रीकृत हो गया। स्पष्ट है कि 1969 से पहले 1100 निजी कंपनियों के निदेशक, 183 निदेशक बैंकों के निदेशक थे। स्पष्ट है कि वे उन्हीं निजी कंपनियों को भी ऋण उपलब्ध कराएंगे। इस वित्त या बैंक शाखा के क्षेत्रीय वितरण की विषमता को दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण अपनाया गया और सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा को अपनाया। सामाजिक बैंकिंग तक का तात्पर्य बैंक शाखा का विस्तार समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए संभव बनाया जाना है। इसके लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई, जिसमें से विभेदात्मक ब्याज दर योजना प्रमुख रही है। सामाजिक बैंकिंग का उद्देश्य केवल बैंक शाखा ही उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि सामाजिक बैंकिंग से लोगों की बचत को बैंकिंग व्यवस्था में गतिशील करना, लोगों की बचत को प्रोत्साहन देना, उन्हें बचत के ऊपर ब्याज दर का निर्धारण कर उन्हें लाभ पहुंचाना, विभिन्न निर्धनता निवारण कार्यक्रमों जैसे IRDP के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना, बैंकिंग शिक्षा का विस्तार करना, बैंकिंग क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार करना। ऐसे क्षेत्र जो बैंकिंग सेवा से अछूते रहे हैं, वहाँ सामाजिक बैंकिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की स्थापना करना सामाजिक बैंकिंग का उद्देश्य रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व, अर्थात बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व के बैंकिंग क्षेत्र के केंद्रीकरण से व्यवस्था बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात के बैंकों के विकेंद्रीकरण या शाखा के क्षेत्रीय विस्तार और विकेंद्रीकरण की ओर कदम उठाया गया था।